जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल देश साथी में। दोस्तों, हम लोग अब तक जो है मुगल काल शुरू कर चुके हैं और हमने मुगल काल का जो पहला पार्ट था उसमें जितने सारे महत्वपूर्ण शासक थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। बाबर जो कि इस वंश का संस्थापक था, उसके बाद हमने हुमायूं देखा, अकबर, जहांगीर, उसके बाद हमने देखा था शाहजहां के बारे में और हमने कहा था कि औरंगजेब के काल में उसके बाद आते आते उसका पतन होना शुरू हो गया था। हमने पतन के कारणों को भी जाना था। बाबर के भारत पर आक्रमण करने के कारण सहित जितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं, सभी शासकों के जितने सारे विजय अभियान थे, उन्होंने जितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, उस युद्ध के जो परिणाम निकले, उन सभी युद्धों को देखा था। और हमने देखा था कि कल मुगल वंश का पतन हो चुका था। अब हम उसके बाद जो है उसका जन्म दूसरा शुरू हो जाता है। हम उसके काल की जो है प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन में तीनों लेयर के देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन कैसा था, केंद्र में जो मंत्री होते थे उसे उस फारसी भाषा में क्या नाम दिया गया था तुर्की में, राज्य के कौन कौन से अधिकारी थे, उसका प्रशासन कैसे चलता था, उस समय जिला का प्रशासन कैसे होता था। उसके बाद हमने देखा गांव ग्रामीण स्तर के जो प्रशासन होते थे, तो इन सभी को हमें देखना है। ऐसा इसलिए देखिए, मुगल काल के बाद तुरंत जो है ब्रिटिश काल आ गए थे, तो मुगल काल की जो ज्यादातर जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था थी, वही चीजें जो है ब्रिटिश काल में भी आ चुकी थी। ठीक है, और ये जारी रहा, सभी चीजों को परिवर्तित नहीं कर दिया गया था। अंग्रेजों ने कुछ ही व्यवस्था को चेंज किया था। कोई नई सरकार बाद में आए तो ऐसा नहीं है कि नई सरकार आने के बाद तुरंत वो पुरानी नीतियों को सब कुछ चेंज कर दें। आपने देखा था ना, जब भारत में आया था ब्रिटिश लोग, तो अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जित करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था धीरे धीरे, है ना। जैसे कि उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, उससे बाद हमने महलवाड़ी व्यवस्था। तो इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था कि किस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा राजस्व पाए। लेकिन उससे पहले जो थी, शुरुआती चरण में जब ब्रिटिश आए थे, तो सबसे पहले ये मुगलों की जो व्यवस्था थी, है ना, यही व्यवस्था वहां पर भी लागू थी। इस्तेमारी व्यवस्था जिसे कहते हैं, तो वो सब पहले से ही लागू थी। यहाँ पर भी भू राजस्व के लिए काफी बहुत सुधार हुए थे अकबर के शासनकाल में। तो ये अभी इन्हीं सभी चीजों को देखना है। दूसरा, इस समय की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी देखेंगे कि इस समय मुगलों का व्यापार कैसा था, उस समय शिल्प की हालत कैसी थी, एग्रीकल्चर की क्या व्यवस्थाएं थी। इन सभी के बाद हम लोग इस सब की जो सामाजिक स्थिति है इस काल में, लोगों की सामाजिक दशा क्या थी, महिलाओं की दशा क्या थी, ऊंचे लोग कैसे रहते थे, निम्न लोग कैसे रहते थे, इनकी स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग कला और स्थापत्य के क्षेत्र में आ जाएंगे। कला में संगीत कला और चित्रकला। हमने कहा कि जहांगीर की कला को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि उसे स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, उसमें किस क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का कहा जाता है, स्वर्ण काल, है ना। तो उन सभी चीजों को देखेंगे। अकबर के शासनकाल को कहा जाता है संगीत का स्वर्ण काल, या फिर ओवरऑल का मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, सभी चीजों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यही सब इन चीजों के अध्ययन करेंगे आज के चैप्टर में, ठीक है। साथ ही हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब की जो कट्टर धार्मिक नीति थी उसमें क्या दोष था जिसके कारण उन्हें, उनकी सभ्यता का पतन जो है वहीं से होना शुरू हो गया था, औरंगजेब के काल से ही। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा जो है मुगल काल का पार्ट 2 वाला सेशन है। पूरा का पूरा चैप्टर आज इसी पर आधारित होगा। सबसे पहले हम लोग जो है मुगल कालीन का केंद्रीय प्रशासन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम केंद्र का प्रशासन देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से राज्य में जाएंगे, राज्य के बाद जिला, जिला के बाद निचले स्तर तक की। तो इसकी सारी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। ये प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक आपके काम आएगी। प्रीलिम्स में तो ये पूछा जाएगा कि ये जो मंत्रालय है उसे उस समय क्या कहा जाता था, उसके जो मंत्री हैं ये अधिकारी उस समय क्या कहा जाता था, किस शब्द से न जाना जाता था। मेंस में आपके काम आएगा कि मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था पर विवरण दीजिए, मुगलों की केंद्रीय प्रशासन की विवरण दीजिए, टिप्पणी कीजिए, या फिर मुगलों की राज्य जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। या फिर यह भी पूछा जाएगा कि मुगलों की जो केंद्रीय प्रशासन है सल्तनत काल की प्रशासन व्यवस्था से किस प्रकार अलग थी, या दोनों में क्या समानताएं हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपसे पूछे जाएंगे मेंस में। तो ये सभी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुगलों की प्रशासन की प्रकृति कैसी थी, तो प्रशासन की जो है ना सैन्य शक्ति पर आधारित थी। केंद्रीकृत व्यवस्था, जहां पर केंद्रीकृत व्यवस्था में मिलिट्री सिस्टम जो होता है ना, मिलिट्री आर्म्ड सिस्टम लागू होता है वहां पर। पुलिस व्यवस्था तो वर्तमान में है ना, केंद्रीय कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या किया जाता है, पुलिस और सेना दो भागों में बटी हुई होती है। लेकिन इस समय या फिर इससे पहले दिल्ली सल्तनत वाला जो था उस समय भी यही मिलिट्री सिस्टम ही लागू हुआ करती थी हमेशा। राज्यों के भीतर पुलिस वगैरह नहीं होता था, उसका काम यही आर्मी ही करती थी। तो यहाँ भी वही थी, ये सैन्य शक्ति पर आधारित थी। और कह रहा है कि ये नियंत्रण और संतुलन जो है संतुलन पर आधारित हुआ करती थी। यानी कि एक के पास यदि ज्यादा अधिकार है, जैसे कोई राज्य का, प्रांत का
राजकुमार है या फिर वहां का मुख्यमंत्री है, तो उसे प्रशासन का अधिकार दिया जाएगा। न्यायपालिका किसी और को सौंप दी जाएगी, है ना। और अर्थतंत्र का जो है किसी और को दे दिया जाएगा। दूसरा, उसके बाद किसी और को जो है सेना कमांडर बनाया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, है ना। एक प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपेगा, दूसरा बंदा होगा जो ये धन संपत्ति का रख रखाव करेगा, ये प्रशासन करेगा केवल, कानून व्यवस्था। तीसरा क्या करेगा, ये सेनापति की भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो चौथा, ये न्यायपालिका संभालेगा, ठीक है ना। तो अब देख रहे हो ना, शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण हो गया। यदि कभी गलतीवश सेनापति अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, ये निरंकुश हो जाए, या फिर केंद्र से अपना जो है अधिकार नियंत्रण जो है छुटकारा पाने की कोशिश करने लगे, तब फिर दूसरा क्या करेगा, इसको धन देना बंद कर देगा, ठीक है। या फिर यही सेनापति ही यदि सर्वोच्च सेनापति बन जाए, यही यदि न्यायपालिका भी काम करने लगे, तो फिर क्या करेगा, फिर जनता को न्याय कैसे मिलेगा, वही अत्याचार करेगा, फिर वही न्याय करेगा। तो ये बात तो सही नहीं होगी ना। इसीलिए डीएम जो था शुरुआत में, कलेक्टर जो थे, उसको न्यायपालिका भी अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में से छीन लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर शक्ति नियंत्रण जो है, शक्ति संतुलन पर आधारित व्यवस्था थी। आज भी देख रहे हो ना, वर्तमान में शक्ति का पृथक्करण हमारे देश में भी लागू है। न्यायपालिका अलग होती है, कानून बनाने का अधिकार अलग है किसी को, विधायिका को, उसे कानून पर अमल यानी कि क्रियान्वयन करने के लिए कार्यपालिका है ना। और सेना अलग है। जहां पर इन सभी चीजों के बीच पृथक्करण स्पष्ट नहीं रहता, वहां पर देश में सैन्य शासन लागू हो जाता है। म्यांमार दिख रहा है ना आपको, इन सभी क्लियर वहां पर नहीं है। शक्तियों का ओवरलैप यदि हो तो ऐसे ही सैन्य शक्ति लागू होगा, वहां का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है वो ध्वंस हो जाएगा। पाकिस्तान में तो देख चुके हैं ना, कितनी बार सैन्य सिस्टम लागू हो चुका है वहां पर। तो ये सब इसीलिए होता है। यदि वहां पर भी शक्तियों का पृथक्करण होता, स्पष्ट विभाजन होता कि इतने इसके इस मंत्रालय के अधिकार कौन कौन से हैं, इसके कर्तव्य कौन से हैं, दूसरे के अधिकार, यदि स्पष्ट विभाजन होता इस तरह से, तो ऐसा वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता, सैन्य शासन लागू नहीं होता, ठीक है। मुख्यमंत्री परिषद, देखिए मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्री में भी कुछ स्पष्ट विशिष्ट होते हैं जिसे कैबिनेट कहा जाता है। यह चीज इस समय भी लागू था। मंत्री परिषद की एक पूरी सूची हम लोग मौर्य काल से ही देखते आ रहे हैं। सल्तनत काल में भी 18 से 20 अधिकारियों मंत्रियों के नाम देखा था हमने, लेकिन सभी को राज दरबार में तो नहीं बिठाता होगा, कभी कभार तो बिठाता ही होगा, महीने में 1-2 बार। लेकिन डेली यदि मीटिंग करना हो तो वो अपने कुछ जो 4-5 जो विशिष्ट अधिकारी हैं उन्हीं के साथ आपस में बैठते होंगे। यहाँ भी यही था। अकबर के शासन काल में 4 प्रमुख मंत्री पद थे, 4 प्रमुख थे, और भी हैं, है ना, लेकिन 4 इसमें मेजर थे। पहला था वजीर, इसी को वकील भी कहा जाता था। दूसरा था दीवान, तीसरा पद था मीर वक्सी, और चौथा था सद्र। ये 4 पद थे जो काफी विशिष्ट थे। अब हम इन चारों के थोड़ा विवरण देखने की कोशिश करते हैं कि इस चारों की क्या अधिकार थे, क्या अधिकार कर्तव्य थे, ये कौन कौन से काम करता था उस समय। पहला है वजीर, इसे वकील भी कहा जाता था कभी कभी, है ना। ये पूरे साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, यानी कि सबसे ऊपर तो राजा खुद होता था, लेकिन राजा के बाद यदि किसी का स्थान आता है तो वो इसी का स्थान आता था। इसे सैनिक के साथ साथ असैनिक दोनों मामलों का असीमित अधिकार प्राप्त था, यानी कि वो सैनिक के साथ साथ, सैनिक मिलिट्री से तो है ही उसके अधीन, दूसरा असैनिक, असैनिक का मतलब होता है प्रशासन से संबंधित सारे जो है अधिकार इसको प्राप्त था। दूसरा पद होता है दीवान, है ना। अकबर ने वजीर के एकाधिकार को, है ना, चेक एंड बैलेंस करना जिसे कहते हैं ना, इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, इस वजीर को बैलेंस करने के लिए इसने इस पद की नियुक्त किया था, दीवान का पद, ठीक है। ताकि यदि ये भ्रष्टाचार करने लगे तो इसकी शिकायत ये करने लगे, और जब ये भ्रष्टाचार करने लगे तो इसकी शिकायत ऊपर वाला कर दे। यह वित्त और राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। ये सारे मामले, धन के मामले, धन संपत्ति जो है सारे वित्त मंत्रालय इसके पास होता था। तो यदि ऊपर वाला केवल सैनिक के बल पर यदि विद्रोह करना भी चाहे, इसके पास यदि सेना है भी, तो राज्य में विद्रोह कर सकता है क्या? सेना को सैलरी की जरूरत होती है ना, फोकट में तो सेना काम नहीं करेगी। सेना को हथियार और अस्त्र शस्त्रों की जरूरत होगी, जो बिना धन के आएगा नहीं। वो धन किसके पास है? इसके पास है। तो इसी को कहा जाता है चेक एंड बैलेंस करना। कहा जाता है कि सम्राट की अनुपस्थिति में वो शासन के
साधारण कार्यों को देखा करता था। जब राजा कभी कभी युद्ध में भाग लेने के लिए, जैसे कि हमने देखा था ना, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ चला गया था, राजस्थान गया था युद्ध लड़ने के लिए, चित्तौड़गढ़। वैसे ही हमने देखा था कि सम्राट अकबर स्वयं कहाँ था, गुजरात गया था, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। तो आज यदि आप दिल्ली से गुजरात जाओ तो 3 दिन लगेगा ट्रेन में। तो इस समय आपको तो पता है ना, 3-4 महीने तो लग ही जाते होंगे अपडाउन करने में। ठीक है, तो 3-4 महीनों तक राजधानी में शासन कौन करेगा? तो यही करता था दीवान उस समय। कहा जाता है कि मुगल काल में सबसे ज्यादा जो है असद खान नामक एक व्यक्ति था, जिसने इस पद पर, कहा जाता है कि लगातार इन्होंने 31 वर्षों तक इस पद पर बना रहा था। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक दीवान का पद पर जो है रहा ये व्यक्ति असद खान, है ना। तो ये नाम आप याद रखिएगा। तीसरा है मीर बख्शी। ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वर्तमान में जो हमारा सेनापति है, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस कहा जाता है ना, सीडीएस, थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, ये तीनों अपने अपने विभाग के हेड हुए। लेकिन ये जो सीडीएस है, ये तीनों विभाग के हेड हुए सबसे ज्यादा। तो यही बराबर होता था, आज की जो हमारी सीडीएस है इसी के बराबर ये होता था मीर बख्शी। इसका क्या काम था? इसका काम था सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की हुलिया रखना। हुलिया रखना का मतलब, आज की तरह तो पहले पिक्चर नहीं ली जाती थी कि आप किसी का तस्वीर खींच लीजिए और सरकार की जो डाटाबेस है उसमें आप उसको शामिल कर दीजिए। तो उसकी चेहरे का एक भाव भंगिमा जो है ना, लिखा जाता था। जैसे कि यदि किसी के चेहरे पर तिल है तो पूरी जिंदगी वैसे ही रहेगा, तिल तो हटने वाला है नहीं। कोई मार्क है, घाव का निशान है, तो ये चीज लिखी जाती थी, या फिर पोर्ट्रेट में कोई बना स्केच वगैरह बनाई जाती थी वहां पर। इसी को कहा जाता है हुलिया रखना। सैनिकों के लिए राशन वगैरह का प्रबंध करता था। सेना में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी मीर बख्शी की थी। सैनिकों के लिए कितने हथियार लाने हैं, खरीदने हैं, हाथी घोड़े, इन सभी का प्रतिबंध यही करता था मीर बख्शी ही। साथ ही इन सभी के अलावा जो राजमहल है, इस राजमहल की जो है सुरक्षा व्यवस्था भी इसी की जिम्मेदारी थी। और इसका सातवां कर्तव्य भी था कि मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। मनसबदारी क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, और इस पूरे मुगल काल का जो मनसबदारी सिस्टम है बहुत ही फेमस है ना। पूरी मुगल व्यवस्था इसी मनसबदारी सिस्टम पर आधारित थी। तो हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं। चौथा सबसे बड़ा मंत्री जो था इस समय का, यह था सद्र ए कुल। इसे कभी कभी सद्र उस सुदूर भी कहा जाता था। ये मुगल काल के चौथे सबसे बड़े मंत्री थे। ये धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाहकार देता था, है ना। इसे कभी कभी शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। मुगल काल में सबसे पहले इस पोस्ट पर आने वाले व्यक्ति थे शेख गदाई। सद्र शेख गदाई, ये इस पद पर बैठने वाला पहला सद्र था। ये 4 मंत्री थे मुगल काल में। जो सबसे मेजर कैबिनेट मंत्री जिसे कहते हैं, वो ये 4 थे। अभी भी देखिए, भारत में यदि आप एक जो जितने मंत्री परिषद हैं उसकी एक लिस्ट दिखा लो, तो टोटल 72 मंत्री हैं भारत में अभी वर्तमान में, जिसकी 3 प्रणाली है। एक तो सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, फिर दूसरा मंत्री कैबिनेट ही, राज्य मंत्री और विशेष अतिरिक्त प्रभार। तो टोटल 72 मंत्री है वर्तमान सरकार में, ये जो वर्तमान लोकसभा है उस लोकसभा में। लेकिन क्या जब लोकसभा की मीटिंग होती, सॉरी, ये प्रधानमंत्री जब मीटिंग करता है तो क्या इन सभी को ले जाता है मीटिंग में? केवल 3-4 मंत्री होंगे वहां पर जब बैठक होगी। एक तो गृह मंत्री होगा, दूसरा उसमें बैठा होगा वित्त मंत्री, दूसरा होगा, तीसरा होगा उसमें रक्षा मंत्री, और इसके अलावा जो एक और होगा, ठीक है, तो यही एक होता है वाणिज्य मंत्री। यही 3-4 मंत्री बैठ के पूरे देश की जितने सारी फैसले होते हैं ज्यादातर यही लेते हैं। इसे कभी कभी किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। किचन कैबिनेट में वैसे परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। तो यही है ना, मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ मंत्री तो ये ऊपर का था। लेकिन इसके अलावे अन्य भी मंत्री थे और उच्चाधिकारी थे। अब उन सभी के नाम आपको याद रखना है, और उसके कार्य और अधिकार क्षेत्र भी याद रखने कि वे क्या कार्य करते थे उस समय। काजी उल कुजात, ये हमने सल्तनत काल से ही इस पद को देखते आए हैं कि ये सल्तनत काल से ही था। ये प्रांत, जिला और नगरों में काजियों की नियुक्ति करता था, यानी कि ऊपर से लेकर के, ये केंद्र में होता था, ये खुद केंद्र में रहता था, लेकिन हाई कोर्ट या फिर जिला कोर्ट या फिर जो ब्लॉक स्तर की जो नियुक्ति होती थी, ये इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था, काजियों की, है ना। सर्वोच्च अधिकारी होता था ये पूरे राज्य में, और प्रत्येक बुधवार को कहा जाए कि कचहरी लगाता था ये अपना। सर्वोच्च तो सबसे ज्यादा ऊपर पूरे साम्राज्य का तो सम्राट ही होगा, मुगल बादशाह ही होगा, लेकिन उसके बाद यदि कोई है तो कौन है? यही काजी उल कुजात है।
ठीक है। और ये कभी कभी ये भी यदि नहीं रहा, किसी समय यदि कहीं बाहर चला गया, ये राज्य से बाहर जाना पड़ा, तो इसके अलावा वहां पर प्रधान काजी भी होता था जो इसके कामों में मदद करता था। तो उस समय इसकी अनुपस्थिति में ये न्याय का काम संभालेगा। ठीक है। और इसकी सहायता के लिए प्रधान मुफ्ती भी होता था जो अरबी न्याय शास्त्र के विद्वान होते थे। मुस्लिमों के लिए जो जितने सारे न्याय दिए जाते थे वो अरबी ग्रंथों के आधार पर ही दिए जाते थे। और हिंदुओं की जो है, यदि कोई अपराध करता था तो उसे जो दंड दिया जाता था वो भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार दिया जाता था। हिंदुओं के लिए हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार और मुस्लिमों को मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार। आज भी बहुत सारे कानून है ना जो हिंदुओं को अलग से, इसी के लिए तो कह रही है ना सरकार की वो जो है समान संहिता लागू किया जाए, भारत में यूसीसी लागू किया जाए। तो ये प्रकार, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले दोनों धर्मों के लिए अलग अलग था, आज भी ऐसा ही है। दूसरा अधिकारी था मुहत्सिब। मुहत्सिब का काम था जनता पर नजर रखना, क्या वो नैतिक रूप से सही आचरण कर रहे हैं या नहीं, नैतिक रूप से पतित तो नहीं हो रहे जा रहे हैं, कोई दुराचारी तो नहीं कर रहे हैं ना। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। शरीयत एक कानूनी किताब है जो इस्लामिक ग्रंथ है, शरीयत में जो बातें लिखी गई है उसी के अनुसार काम करना। यदि महिलाएं कपड़ा से मुंह ढकेगी, नकाब पहनेगी तो पहनेगी, ये शरीयत में लिखा हुआ है, और यदि कोई नहीं पहनती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो यही, इसी पर नजर रखता था ये मुहत्सिब अधिकारी। जनता को दुष्चरित्र होने से बचाना इसका काम था। सार्वजनिक जमीन पर, सार्वजनिक जगहों पर सदाचार की देखभाल करना इसका काम था। साम्राज्य के भीतर शराब, भांग, जुए पर रोक लगाना इसका काम था। औरंगजेब के समय मंदिरों को तोड़ना भी इसका काम था। इसने, अब देखिए कितना बड़ा शासक था ये, दुष्ट शासक कहिए, कि मंदिरों को तोड़ने के लिए इसने एक मंत्री का गठन कर लिया था, है ना, एक मंत्रालय बना लिया था कि इसे तोड़ो। ठीक है। इस पद की स्थापना की थी औरंगजेब ने, मुहत्सिब नामक की। अगला है मीर ए अतीस अथवा दरोगा ए तोपखाना। यह शाही तोपखाने का प्रधान हुआ करता था, मीर ए अतीस अथवा दरोगा ए तोपखाना। ये मंत्री पद नहीं होता था, उसके पूरे मंत्री में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन तोपखाने का ये प्रधान होता था। और इसी की सिफारिश पर जितने सारे नगरों के कोतवाल हैं, नगरों के जो एसपी होते थे, उसे यही कोतवाल ही कहा जाता था प्रारंभ में। ठीक है। तो ये बहुत बड़े अधिकारी होते थे। वर्तमान में कोतवाल की कोई वैल्यू नहीं होती, ये कांस्टेबल से नीचे भी वाला पद होता है, लेकिन इस समय ये काफी पावरफुल होता था, पूरे नगर की प्रशासन इसी के जिम्मे हुआ करते थे। ठीक है। साहिब तौजीह, ये सैन्य विभाग में एक लेखा अधिकारी होता था, सेनाओं के जो लेखाओं का ऑडिट होता है वो करने वाला अधिकारी था। दीवान ए तन, ये वेतन के साथ साथ जागीरों से संबंधित अधिकारी होता था। सेना को प्रारंभ में कई बार जो है जागीरें दी जाती थी। कुछ ही सुल्तान या फिर शासक हुए थे मुगल काल में भी जिन्होंने अपनी जो है नगद वेतन देना शुरू किया था, लेकिन अक्सर क्या होता था इसमें वेतन को जो जागीरों के रूप में ही दिया जाता था। तो इन्हीं की देखभाल करने वाला ये अधिकारी था दीवान ए तन। दरोगा ए डाक ए चौकी, ये पूरे गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था। इसी काम को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था, मुबहियान कहा जाता था, याद है ना। मीर ए अर्ज, यह बादशाह को भेजे जाने वाले जितने सारे एप्लीकेशन हुआ करता था उसका ये प्रभारी होता था। यदि कोई जनता या फिर कोई दूसरी राज्य के जहां से यदि कोई पत्र आता था तो सबसे पहले ये खोलकर उसे पढ़ता था और उसमें से छांटता था कि क्या इस पत्र को राजा के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बादशाह के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। तो फिर उसे सेलेक्ट करता था और उसके बाद उसे बाहर भेजा जाता था। मीर ए बहर, ये पूरे जल सेना का प्रधान हुआ करता था। शाही नौकाओं को देखना भी इसका काम था। पूरे सेनापति जो है, सर्वोच्च सेनापति, हमने अभी देखा था ना मीर ए, लेकिन यहाँ पर मीर ए बहर है, ये केवल और केवल जल सेना का प्रधान है, नौसेना का प्रधान। मीर ए तोजक, इसे कभी कभी मीर ए तुजुक भी कहा जाता है, जो धर्मानुष्ठान का अधिकारी हुआ करता था। ये धार्मिक उत्सवों आदि पर प्रतिबंध करना या फिर कौन सा उत्सव मनाया जाए। हमने देखा था ना कि औरंगजेब जब आया था तो देश में जितने सारे हिंदू त्योहार थे, है ना, जैसे कि हमने देखा था होली मनाना या फिर कृष्ण जन्माष्टमी मनाना, रामनवमी के जो जो मेले होते हैं उसे मनाना, इन सभी पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों के साथ साथ उसने जो मुस्लिम धर्म के जो त्योहार होते हैं ना, मुहर्रम, उसमें जो तजिए निकाले जाते हैं, तजिए के जुलूस,
उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि उसने केवल मुसलमानों हिंदुओं पर किया था, उसने अपने पर भी जुलूस निकालना प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये काम यही मीर ए तुगलक के माध्यम से किया जाता था। अगला है मीर ए बर, ये पूरे वन विभाग का अधीक्षक हुआ करता था। वर्तमान में यही काम आईएफएस अधिकारी करता है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी करते हैं, इसे यही काम ये करता था मीर ए बर। नाजीर ए बयूयात, ये शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। देश में बहुत सारे कारखाने हुआ करते थे, कुछ तो व्यापारी लोग अपने स्थापित करते थे, आज भी देख रहे हो ना भारत में जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इसका क्या मतलब है, सरकारी कंपनी है ये सारे, है ना। तो इस समय भी सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, तो कंपनियों को उस समय कारखाना कहिए या फिर कंपनी कहिए, बात तो एक ही बराबर है ना। वाकिया नवीस, देखिए ये शाही कारखाने जो हैं आज हो या पहले हो, 200 साल 500 साल या फिर 1000 साल पहले, जितने भी डिफेंस की जो चीजें होती है ना, अस्त्र शस्त्र बनाना या फिर जो राजमहल की जो चीजें होती है यूज करने वाली, ये सारी खुद सरकार अपने बनाती है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, सारे हथियार खुद उत्पादन करती है सरकार खुद की। ठीक है, तो ये इस समय भी यही हो रहा था। सेना को कौन सी हथियार की जरूरत है, ये हथियार कौन बनाता था, सभी अधिकारियों को नियुक्ति करता था, जितने सारे लेबर वगैरह हैं अपने कारखाने के भीतर नियुक्त करता था, और खुद अपनी सेना को किस चीज की जरूरत है इसकी नियुक्ति करता था। बाकी कुछ जो आयात करने वाली चीजें थी जैसे कि घोड़े वगैरह, तो हमने बताया था कि घोड़े जो है मध्य एशिया से मंगाए जाते थे उस समय, क्योंकि अभी भी आजकल भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़े मध्य एशिया और मंगोलिया में ही मिलते हैं, है ना। हमने देखा था कि 2-3 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री मंगोलिया की यात्रा पर गए थे तो उन्हें एक घोड़ा गिफ्ट किया गया था, याद है आपको। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये दुनिया के बेहतरीन घोड़े होते हैं। खुफिया नवीस, ये गुप्त पत्र लेखक होता था जो महत्वपूर्ण खबरों को गुप्त रूप से केंद्र सरकार को भेजा करता था। ठीक है। परवानची, ये ऐसी आज्ञाएं लिखता था जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। हरकारा, ये भी एक प्रकार का जासूस और संदेशवाहक दोनों होता था। जब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक कहावत है कि जब वो, उसने, कहावत नहीं है सही है वो, कि जब उन्होंने राजधानी परिवर्तन कर लिया था, राजधानी को वो दिल्ली से उठा के दौलताबाद ले गया था, देवगिरी ले गया था, तो उसने उसे पानी की जरूरत थी। तो पानी मंगाने के लिए पता है वो क्या करता था, हरकारे को नियुक्त किया था और उसने कहा था कि मुझे गोदावरी की पानी नहीं पीना है, गंगा की पानी पीना है। अब समझिए यहाँ से दौलताबाद कितनी दूरी है, और वो डेली यहाँ से पानी एक ही दिन में पहुंच जाता था, गंगा नदी से पानी उठाता और हरकारों के माध्यम से एक ही दिन में यहाँ से पहुंच जाता था। जबकि इसकी दूरी, यदि कोई आसानी से जाना चाहे उस समय, तो 1 महीने का समय लगता था जाने में। ठीक है, और ये हरकारों के माध्यम से एक ही दिन में चला जाता था। एक हरकारा 30-40 किलोमीटर तक पानी उठाया और खूब तेजी से दौड़ा, 30-40 किलोमीटर गया, फिर वहां उसको छोड़ दिया, कोई दूसरा वहां से उसे आगे ले जाएगा, है ना। तो रफ्तार बरकरार रहती है ऐसे में। ठीक है, इसी को हरकारा कहा जाता है। नदी निगार, ये भी अकबर ने जो है अपने शासनकाल के 19वीं वर्ष में इसकी नियुक्ति की थी। ये क्या क्या था, दरबार की घटनाओं और खबरों को लिखित रूप में जो है, आज भी देखते हैं ना हम, ये सारी बातें जो है लिखित रूप में की जाती है, कोर्ट की हो या फिर कोई, सभी चीजों का अभिलेख बनाया जाता है ना, सभी चीजों को हिस्ट्री के लिए रखा जाता है। ये चीज अंग्रेजों ने बाद में भी किया था। इन्हीं चीजों, जो भी कुछ है लिखित आदेश के माध्यम से होता था, ऐसा नहीं है कि सीधे राजा ने कह दिया और इन चीजों को लागू कर दिया गया। राजा लिखित आदेश देते थे और इन चीजों को लिखा जाता था, और वो रिकॉर्ड के रूप में राज दरबार में सुरक्षित रखा जाता था। आज भी वही होती है। ठीक है, जितने सारे आदेश हैं राजपत्र के माध्यम से जारी किए जाते हैं सरकार द्वारा, और फिर हम लोग उसको फॉलो करते हैं, या फिर उसकी जो सरकार की जो मशीनरी है वो फॉलो करवाती है ना। मुशरिफ, राज्य द्वारा तैयार किया गया ये आय व्यय का लेखा जोखा की जांच किया करता था ये। मुस्तौफी, यह भी एक लेखा परीक्षक होता था जो इसके द्वारा तय किया गया, मुशरिफ के द्वारा तय किए गए आय व्यय और लेखों की जांच करता था, एक के ऊपर एक दूसरे को जो है मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया गया था। आमिल, इस पद की भी स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, इसे कभी कभी करोड़ी भी कहा जाता था, क्योंकि इसे 1 करोड़ मूल्य का राजस्व वसूलना होता था। तो आमिल अथवा करोड़ी एक ही नाम है ये। ठीक है, आपसे पूछिए कि आमिल क्या होता है या करोड़ी फिर क्या है। जो राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी है, इस पद की स्थापना अकबर ने की थी। ये परगना लेवल पर गठित करता था। परगना यानी कि
जिला लेवल पर ये टैक्स वसूल करता था और पूरे जिले से 1 करोड़ की टैक्स वसूल करने करके राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को भेजने की इसकी जिम्मेदारी थी। अगला है मुसद्दी। ये भी एक अधिकारी हुआ करता था जो बंदरगाहों के देख रेख करता था। बंदरगाहों की सुरक्षा या फिर उसकी प्रशासन की जो भी जिम्मेदारी हो, ये इस मुसद्दी के अधीन रहता था। अब इस काल की प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं कि उसने कैसे विभाजित किया था अपने साम्राज्य को, कितने भागों में बांटा था, उसके अधिकारी कौन होते थे, है ना। मुगल साम्राज्य था, पूरा मुगल साम्राज्य ये प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों को इस समय सूबा कहा जाता था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था और सूबे के जो अधिकारी होते थे उसे सूबेदार अथवा सिपह सालार कहा जाता था। जैसे वर्तमान में प्रांत यानी कि राज्य, राज्य के प्रधान कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसे ही इसे सूबेदार कहा जाता था। तो सूबेदार और मुख्यमंत्री दोनों एक ही बात होती है। सिपह सालार ये सूबेदार को ही कहा जाता था। राज्य को फिर किसमें, सरकार में, और सरकार का मतलब जिला होता था। सरकार को, राज्य को, सूबे को सरकार में विभाजित किया गया था और सरकार जो है इसका अधिकारी फौजदार हुआ करता था। जिले का अधिकारी फौजदार हुआ करता था। वर्तमान में जैसे ये डीएम के बराबर है, एक जिलाधिकारी के बराबर है ये, ठीक है। सरकार को यानी जिले को फरगने में विभाजित किया गया था। फरगना यानी प्रखंडों में विभाजित किया गया था। इसे सिकदार कहा जाता था, ठीक है। इसका मतलब होता था वर्तमान में जो बीडीओ वगैरह होते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये इस पद के बराबर हुआ करते थे, ठीक है, सिकदार। परगना यानी कि प्रखंड जो है फिर गांव में बटा होता था, जो उस समय भी गांव ही कहा जाता था। इसके जो अधिकारी थे इसे खुद मुकद्दम अथवा चौधरी कहा जाता था। ये सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था जैसी सब कुछ मिलती जुलती है ना, बस नाम थोड़ा बहुत अलग लग रहा है, वो भी सारे नाम चेंज नहीं है। गांव लेवल के तीनों नाम वैसे ही है, खुद, मुकद्दम और चौधरी। ये कब के हैं, सल्तनत काल के ही हैं, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया, फौजदार, सिपह सालार वाला सब, ठीक है। तो देख रहे हो कि सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती है मुगल काल से। अगला है हमारा प्रांतीय प्रशासन। हमने केंद्रीय प्रशासन देख लिया है, अब हम थोड़ा सा प्रांतीय प्रशासन को देखने की कोशिश करते हैं। प्रांतों को हमने देख लिया था कि प्रांतों के जो अधिकारी होते हैं उसे सूबेदार कहा जाता है या फिर सिपह सालार कहा जाता है। अकबर ने अपने प्रांतों को क्या किया था, संपूर्ण साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था और इसके शासनकाल में सूबों की संख्या 15 थी। ये प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया। यदि आपके पास PYQ है तो एक बार उल्टा के देख लीजिएगा। यह पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में कितने राज्य थे या फिर साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया गया था। दूसरा, शाहजहां के काल में, ऐसे ही शाहजहां के काल में, औरंगजेब के काल में कितने सूबे थे, है ना। तो सभी, जैसे कि अकबर आया उसके बाद जो अधिकारी, जो शासक आएंगे वो अपने साम्राज्य में क्या करेगा, कुछ नए राज्यों को जीत लेगा तो सूबे की संख्या बढ़ जाएगी। फिर अगला उत्तराधिकारी आएगा, फिर कुछ नए को जीत लेगा या फिर उसके राज्य से चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इस तरह के सभी चीजों को याद रखना है। अकबर के शासन काल में 15 थी सूबों की संख्या, यही चीज आगे भी जारी रहा। लेकिन शाहजहां के काल में आके शाहजहां ने कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तब जाके संख्या इसकी हो गई थी, सूबों की संख्या या राज्यों की संख्या 18। बाद में जब औरंगजेब आया तो उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसके शासनकाल में सूबों की संख्या हो गई 20। औरंगजेब के शासनकाल में कुल 20 राज्य थे। हमने देखा कि पूरे साम्राज्य में सबसे ज्यादा विस्तृत समाज पर शासन करने वाला शासक कौन सा था, औरंगजेब, क्योंकि इसके साम्राज्य में 20 राज्य थे। और हमने कल ही देखा था ना कि जैसे ही इसकी चरम आई वहीं से इसका पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके पतन का सबसे बड़ा कारण यही औरंगजेब ही बना। यहाँ के जो अधिकारी होते थे उसे सिपह सालार, सूबेदार अथवा कभी कभी गवर्नर भी कहा जाता था, है ना। यह सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे सूबे की संपूर्ण सैनिक के साथ साथ असैनिक यानी प्रशासन के साथ साथ मिलिट्री शक्ति भी दी गई थी। सूबेदारों को राज्यों से संधियां करने और मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। यह संपूर्ण शक्ति तो दी गई थी, इससे प्रशासन भी करेगा और सैनिक की रक्षा भी करेगा, लेकिन एक राज्य दूसरे सूबेदार से, एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से गठजोड़ नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा हो गया तो क्या करेगा, सीधे केंद्र पर हमला बोल देगा 2-3 राज्य मिलके, है ना, तो नहीं करेगा। दूसरा, राज्य के जो कोई अधिकारी है उसे पोस्ट भी नहीं प्रदान करेगा। नई नियुक्ति जो है केवल केंद्र सरकार करेगी। नियुक्ति केंद्र से होगी और राज्यों में जाएगी। राज्य अभी भी वर्तमान में देख रहे हो ना, गवर्नर की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है,
ठीक है, ये सारे वहीं से की जाती है। डीएम और एसपी की नियुक्ति कौन करता है? ये भी अभी भी भारत सरकार ही करता है ना। डीएम एसपी की कौन राज्य केवल ट्रांसफर कर सकता है, न तो उसे नियुक्त कर सकता है वो राज्य, न ही हटा हटा सकता है उसे। ये चीज यहाँ पहले से ही लागू थी। यदि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री यदि उसे नियुक्त करता तो फिर सारी जिम्मेदारी उसी की पड़ती होती। और कभी बिहार को होता कि हम बिहार भारत से अलग हो जाएं तो सभी डीएम एसपी उसकी सारी सेनाएं अपने साथ अलग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि सारे अधिकारी उसके केंद्र सरकार के हैं, तो कभी चाह के भी नहीं कर सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता। ये चीज यहाँ भी थी पहले, एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की शक्ति दी गई थी। इसके पास संपूर्ण शक्ति तो थी ताकि प्रशासन में कोई रुकावट न हो, लेकिन ये दूसरे राज्यों के साथ गठजोड़ नहीं कर सकता था, संधि नहीं कर सकता था। इसका एक अपवाद था, अपवाद था गुजरात के शासक। गुजरात के शासक को यहाँ का जो सूबेदार था टोडरमल, राजा टोडरमल, ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इन्हें ये शक्ति दी गई थी कि आप अपने राजपूतों के साथ संधियां कर सकते हो, उसे मनसब भी प्रदान कर सकते हो, इसे विशेष अधिकार दिया गया था। क्योंकि यहाँ की डिप्लोमेसी कुछ अलग थी, राजपूतों के साथ थोड़ी नरमी बरती गई थी यहाँ पर। जैसे हमने केंद्र में अधिकारी देखे थे, प्रांतीय दीवान वगैरह, दीवान केंद्र में, तो ऐसे यहाँ भी दीवान होते हैं। अकबर ने इस पद का सृजन किया था और सूबेदार की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि सूबेदार जो है पूरे राज्य की, शब्द हमने देखा ना अभी, सूबेदार जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, उसके पास सैनिक के साथ साथ असैनिक ताकत भी है। तो यदि ऐसा रहने दिया जाए तब तो फिर वो अनकंट्रोल हो जाएगा। उसको शक्ति को कंट्रोल करने के लिए एक पद की नियुक्ति की थी अकबर ने, जिसे सूबेदार ये दीवान कहा जाता है। ये सूबे का वित्त अधिकारी और राजस्व का प्रमुख होता था। पूरे राज्य के भीतर जो भी वित्त मंत्री हो उसकी जिम्मेदारी यही थी। ये भू राजस्व के साथ साथ अन्य करों की भी वसूली करता था, आय व्यय का हिसाब किताब रखता था, सूबे की आर्थिक स्थिति की, केंद्र की जो जानकारी भी देता था कि इतने सारे टैक्स कलेक्शन हुए हैं इस बार, इसमें से इतना आपको भेज दिया, इतना बचा हुआ है, इतने प्रशासन पर खर्चा होता है। इस प्रकार की जिम्मेदारी यही इसी की थी। सूबेदार और दीवान एक दूसरे को कंट्रोल करते थे, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। बख्शी, एक था मीर बख्शी जो केंद्र में होता था, और बख्शी का मतलब होता है प्रांतों के सेनापति। दोनों पर अपनी अपनी सेनाएं होती थी। यदि बिहार पर आक्रमण कर दे और अभी मुगल शासन है केंद्र में, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि इसको बचाने के लिए, बिहार से बचाने के लिए दिल्ली से आर्मी को भेजे। यहां से भेजने में तो 2 महीने लग जाएंगे आर्मी को, तब तक तो पता चला लूट के चला गया। इसीलिए सेना का भी विकेंद्रीकरण किया जाता था। सभी राज्यों के पास अपनी सेना भी होती थी और उसके अधिकारी इस समय बख्शी कहलाते थे। मीर बख्शी केंद्र में होते थे। दोनों में कुछ अंतर भी था। मीर बख्शी काफी ताकतवर हुआ करता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी शक्ति कम दी गई थी। इसका ये कहा था कि सूबे की सेना की देखभाल करना होता था। मीर बख्शी और बख्शी में क्या अंतर है देखिए। प्रांतीय जो सेना जो बख्शी होता था, ये वेतन का वितरण का कार्य भी करता था, लेकिन जो केंद्र के जो मीर बख्शी होते थे केवल नियुक्ति और अनुशासन करता था, इसे वेतन देने का काम नहीं करता था। केंद्र में जो सेना को वेतन देता था उसके लिए एक अधिकारी, अलग से अधिकारी नियुक्त किया गया था और उसका नाम था दीवान ए तन। ये केंद्र सरकार की जो सेना होती थी, इंडियन आर्मी जिसे कहते हैं, उसको वेतन देने का काम करता था दीवान ए तन। प्रांतीय सद्र अथवा मीर ए अदल, ये सद्र के रूप में ये अधिकारी हैं जो प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम धर्म के कानूनों का पालन करना इसका काम था। काजी के रूप में नियुक्त यह न्याय प्रदान भी करता था, और ये हमने अधिकारी केंद्र में भी देखे थे। नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाला यह अधिकारी होता था। वर्तमान में भी लग रहा है आपको कि भारत सरकार की इसको जरूरत है, देश से नैतिक पतन हो रहा है, करना चाहिए? बताइएगा आप लोग क्या करना चाहिए। कोतवाल, हमने दिखाया था कि कोतवाल केंद्र में भी थे जो नगरों की रक्षा करता था। यहाँ पर है, यहाँ भी जो बड़े बड़े नगर हैं राज्यों के भीतर, उसके कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो डीएम लेवल की जो अधिकारी होते हैं इसकी यही देखभाल करता था। अब हमने केंद्र देख लिया, राज्य भी देख लिया सूबे के स्तर पर। अब हम थोड़ी सी निचले स्तर पर आते हैं, सरकार या फिर जिले की प्रशासन देखने की कोशिश करते हैं। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे फौजदार कहा जाता था। यह जिले का सबसे बड़ा प्रशासक होता था जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था। सरकार सभी प्रकार के जो सावधानियां हैं, सुरक्षा है, चोर लुटेरे हो या फिर किसी प्रकार से, इसी रक्षा करता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसी पद को मुंसिफ ए मुंसिफान कहा जाता था। पद वही था, जिलाधिकारी, लेकिन इसका नाम बदल गया था, फौजदार से बदल करके मुंसिफ ए मुंसिफान कहा जाता था। बाद में जितने सारे अयोग्य उत्तराधिकारी आए ना, सभी ने इस पद को वंशानुगत बना दिया था। इसमें योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता था। आज जो बन गया
उसका उसका पुत्र बनेगा, फिर पुत्र बनेगा, मतलब राजा तो वंशानुगत है ही, जिलाधिकारी भी अब वंशानुगत होंगे। किसी को एक बार आईएएस का परीक्षा देना है यूपीएससी का, उसके बाद उसके पोते बेटे को नहीं देना है। ठीक है। आमिल अथवा अमल गुजार, ये जिले के भीतर का वित्त अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जिला लेवल पर भी वित्त अधिकारी होता था। वितिकची, ये भूमि और राजस्व संबंधी कागज तैयार करने वाला एक लिपिक होता था। जैसे हमने गुप्त काल में देखा था ना, एक अलग सी जाति कायस्थ जाति पैदा हो गया था, तो ऐसे ही ये वितिक्षी एक जाति है जो इस समय की यही सारे कागजात करता था। ये दोनों गुप्त काल में जो करता था कायस्थ जाति, वो यही चीज यहाँ पर वितिक्षी कर रहा है। कोतवाल, यहाँ भी जो है जिला में भी कोतवाल है जो शांति सुरक्षा और स्वच्छता में काम करता है, न्यायिक कार्य भी करता है थोड़ा बहुत। खजानदार, सभी जिले का खजांची होता था ये। तो जिला में दो वित्त अधिकारी थे, एक तो ये हो गया वित्त अधिकारी जिसे आमिल अथवा अमल गुजार कहा जाता है, जो टैक्स वसूल करना इसका काम था, लेकिन उसको रिकॉर्ड रखने का काम ये खजांची का था। काजी ए सरकार, ये जिले का जो है ना न्यायिक अधिकारी होता था, दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी जो वर्तमान में होते हैं ना, ये काम इसी का था। अब हम थोड़ा प्रखंड लेवल के प्रशासनिक पर आते हैं। प्रखंड के जो अधिकारी होते थे इसे सिकदार कहा जाता था। वर्तमान में जो वीडियो होता है उसे ये सिकदार कहा जाता था। ये परगने का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। पूरे परगने के भीतर शांति व्यवस्था बनाए रखना इसी की जिम्मेदारी थी। इसके नीचे होता था आमिल, ये परगने का वित्त अधिकारी होता था, किसानों से लगानों की वसूल किया करता था। कानून गो, परगने के पटवारियों का प्रधान हुआ करता था और इससे नीचे का पटवारी होता था। ये सारे पोस्ट अभी भी हैं उत्तर प्रदेश में, पटवारी, कानून गो तो एक जाति भी है। अब देखोगे कई सारे लोग अपने टाइटल में लगाते हैं ये। ठीक है। इसके नीचे होता था ग्राम का प्रशासन। ग्राम प्रशासन में क्या थी कि खुद, मुकद्दम और चौधरी, ये सभी ग्राम की जितने प्रकार प्रशासन की व्यवस्था होती है उसकी देखरेख ये तीनों मिलके करता था, एक दूसरे पर शक्ति नियंत्रण करता था। जैसे अभी भी होता है ना, मुखिया अलग होता है जो सभी प्रकार की पूरे पंचायत का सबसे प्रमुख होता है। उसके नीचे होता है सरपंच जो केवल कानूनी काम जो है ना, न्याय प्रदान करना जो है ये उसका काम था। इसके अलावा बहुत सारे वार्ड मेंबर भी होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी था। खुद, मुकद्दम और चौधरी जो है ये तीनों ग्राम लेवल के अधिकारी थे, ग्राम लेवल के, और यहाँ पर सभी प्रकार की, भले वो सुरक्षा हो, सफाई व्यवस्था हो, शिक्षा हो, सभी चीजों की देखरेख करती थी। इस काल के सिक्के, अब हम कुछ अर्थव्यवस्था की ओर देखते हैं। बाबर के काल में जो सिक्का जारी किया गया था उसे शाहरुख कहा जाता था। सिक्के का नाम है शाहरुख। ये चांदी का बना होता था और इसे काबुल में लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछे कि शाहरुख नामक सिक्के किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसे बाबर के द्वारा लॉन्च किया गया था काबुल में। और बाबरी नामक एक सिक्का भी लॉन्च किया था। बाबरी एक सिक्के का नाम है जो बाबरी जो है बाबर के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे भी कंधार में लॉन्च किया था। ठीक है। तो शाहरुख और बाबरी ये दोनों सिक्के के नाम हैं जिसे बाबर के द्वारा लॉन्च किया गया था। शेरशाह सूरी जब आया था तो उसने रुपया चलाया था। वर्तमान में जो हम कहते हैं ना रुपीज, भारत की करेंसी क्या है, रुपीज। जैसे चाइना की येन है ना, युआन, सब जापान की येन, अमेरिका के डॉलर, तो भारत की क्या है, रुपया। तो ये रुपया जो है हमारी, ये हमें ब्रिटिशों ने नहीं दिया था। ये मत समझिए कि जब हमारे पर अंग्रेज आए थे शासन करने के लिए तो हमने उसी को अपना लिया है। ये इसी का है, शेरशाह सूरी के जो रुपया है हमने उसी को अपना लिया था। ठीक है। तांबे का, इस समय जो पैसा है, रुपया और पैसा, ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। वर्तमान में भी हमारे यही सिस्टम है ना, रुपये को पैसे में बांटा जाता था परसेंट में, है ना, 100%, यानी कि 100 पैसा, है ना। तो ये चीज शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के काल में संसब नामक एक सिक्के जारी किए गए थे जो सोने के बने होते थे। इलाही भी एक सिक्के का नाम था। चांदी का दूसरा एक वर्गाकार सिक्का होता था और दाम भी एक सिक्का हुआ करता था। दाम तांबे का बना होता था और ये किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर के द्वारा। ये सभी सिक्के के थे। अकबर ने कुछ ऐसे सिक्के भी चलाए थे जिसमें सीता और राम की आकृति उत्कीर्ण की गई थी उस पर। ठीक है। तो इन सभी सिक्कों की विशेषताओं का याद रखिएगा। जहांगीर ने भी एक सिक्के जारी किए थे जिसका नाम था निसार। निसार एक सिक्के का नाम है और अपनी सिक्के पर जो है ना, सिक्के पर अपनी चित्र अंकित करवाता था ये। तो ऐसा करने वाला पहला शासक था ये जहांगीर। आना नामक सिक्के जो हैं शाहजहां के काल में चलाया गया था। तो हम लोग देख रहे हैं ना 2000 ईस्वी तक आना जो चलता था, 4 आने, है ना। तो ये काम शाहजहां के द्वारा किया गया था। औरंगजेब के काल में रुपयों की ढलाई शुरू हुई थी।
इन्होंने टकसाल अधिकारी नियुक्त किए थे, रुपयों की ढलाई होनी शुरू हुई थी। इससे पहले हो सकता है छापे की जाती हो जैसे प्राचीन काल में किया जाता था, लेकिन ढलाई वाली जो है पहली इसी के काल में हुई थी। इसके जो ढलाई करने वाले अधिकारी होते थे इसे दरोगा ए दारुल जर्ब कहा जाता था। तो इस ये जो सिक्के ढलाई करने वाले अधिकारी हैं, इस पोस्ट का नाम रखिएगा दरोगा ए दारुल जर्ब, है ना। ये औरंगजेब के काल में इस पद को स्थापित किया गया था और ये सिक्का की ढलाई करने वाला अधिकारी था। एक दूसरा भी सिक्का था जिसे जीतल कहा जाता था। जीतल ये तांबे का बना होता था। तो जीतल और दाम ये दोनों तांबे के बने हुए सिक्के हैं जो मुगल काल के प्रमुख सिक्के हैं। ठीक है, जीतल और दूसरा जो था दाम, ये भी सिक्के हैं। हमने यहाँ पे देखा ना तांबे, ये दोनों तांबे के सिक्के हैं जो मुगल काल के छोटे से सिक्के हैं। इसका कम, तांबे इस समय काफी कम महत्व के हो गए थे, क्योंकि देख रहे हो ना सिक्का, सोने के सिक्के जारी किए जा चुके हैं ना यहाँ पर, सोने और चांदी के सिक्के हैं, तो फिर तांबे का वहां पर क्या मूल। इसके अलावा मनसबदारी व्यवस्था, हमने देखा था कि पूरी की पूरी मुगल की जो प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था है ये मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको किसने आरंभ किया था। इसे अकबर द्वारा शुरू किया गया था मनसबदारी व्यवस्था को, और ये व्यवस्था जो है मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित है। मनसबदारी व्यवस्था, इसमें जात और सवार नामक दो पद होते हैं। जात और सवार इसी मनसबदारी व्यवस्था के अधीन आते हैं। जात का मतलब होता है किसी व्यक्ति की ओहदा या पद बताना। कोई अधिकारी जो है, जैसे हमें सेना में क्या होता है, एक के ऊपर एक, 10 सेना के ऊपर एक कर्नल, 10 कर्नल के ऊपर एक, है ना, कमांडर, उसके ऊपर एक और लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल, सबसे ऊपर ये, है ना। तो देख रहे हो ना, दशमलव प्रणाली एक आधारित है, और यही चीज हमने उसमें भी देखा था, सल्तनत काल में भी था। तो ऐसे ही ये था। जात जो है एक व्यक्ति के ओहदे बताता है, किस पोस्ट पर है। पोस्ट का मतलब पोस्ट का नाम नहीं बोल रहा हूं यहाँ, लेफ्टिनेंट या फिर कर्नल या फिर जो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये केवल ओहदा नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये भी बता रहा है कि उसके अधीन कितने सैनिक आते हैं, है ना। दरोगा के मतलब कितना, क्या हुआ, दरोगा एक तो पोस्ट है ही, ऊपर से ये भी बताता है कि उसके भीतर कितने सारे कांस्टेबल हैं, है ना, ये चीज बताता है। सवार का मतलब ये घुड़सवारों की संख्या को बताता था। मनसब का अर्थ जो है केवल सैन्य नहीं, प्रशासनिक पद भी होता है जो वेतन के साथ साथ ओहदा भी निर्धारित करता है। हमने देखा ना, इसके दो भाग हैं, जात और सवार। तो ये वेतन तो बताता ही बताता है, उसके साथ उसके ओहदा यानी कि पद का गरिमा भी बताता है। ये वेतन प्रणाली, इसे जागीर या फिर नगद दोनों दिया जाता था। केवल ये राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक नहीं। ठीक है, यदि इसकी मृत्यु हो जाती थी मनसबदारी प्रणाली में, किसी व्यक्ति की, किसी मनसबदार की यदि मृत्यु हो गई, तो ये वंशानुगत नहीं था। जागीर वापस करना ऑटोमेटिक केंद्र सरकार के पास चला जाता था, यानी कि ये वंशानुगत नहीं था। यदि कोई मर गया तो ये संपत्ति उसके पुत्र को नहीं मिलेगी, सीधे केंद्र सरकार की वापस सरकारी खजाने में चली जाएगी। जहांगीर के शासनकाल में ये जो जात और सवार है, इसको दो अप्पा और सिंह अस्पा के नाम से प्रारंभ किया गया था। दो अप्पा और सिंह अस्पा प्रणाली जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था, जो इसी जात और सवार का दूसरा नाम है। शाहजहां ने मासिक व्यवस्था जो है शुरू किया था, इसके आधार पर वेतन को अनुमानित लगा के किया था। औरंगजेब ने इसके स्थान पर एक मशरूत व्यवस्था लागू किया था, जिसमें विशेष पदों के लिए सवार की संख्या में वृद्धि करने की घोषणा की थी। तो ये जात और सवार ही है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया था औरंगजेब ने, मशरूत व्यवस्था। ठीक है, जैसे जहांगीर ने खुद के लिए जो है दो अप्पा और सिंह अस्पा शुरू किया था, ऐसे। सबसे ज्यादा मनसबदार कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में ही हुआ था। सबसे ज्यादा जात और जो है मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में ही था। ठीक है, अस्पा का वर्गीकरण, अब हमने तो कह तो दिया कि जो है दो अस्पा सिंह अस्पा। अब इसका मतलब भी समझिए क्या होता है। यदि कहीं पर निम्न अस्पा लिखा हुआ है, तो निम्न अस्पा का मतलब हुआ कि दो सैनिक के पास एक घोड़ा है। यदि सैन्य अभियान में जाता था कोई युद्ध लड़ने के लिए, और किसी को दो अस्पा का अधिकारी या फिर निम्न अस्पा का अधिकारी है वो, या फिर सेना में जो सबसे निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं, तो दो सैनिकों पर एक घोड़ा दिया जाता था जो बारी बारी से युद्ध लड़ता था। यक अस्पा का मतलब होता है एक सैनिक के पास दो घोड़े हैं जो बारी बारी से घोड़े को यूज करता था और सेना युद्ध में जाता था। सिंह अस्पा का मतलब होता है एक सैनिक के पास 3 घोड़े हैं, है ना। अब इसी के अनुसार उसको जो पैसे भी मिलेंगे, वेतन भी इसी के अनुसार मिलेगा। अब हम इसकी राजस्व प्रणाली को देखते हैं। इस समय एक था माल ए वाजिब, ये एक प्रकार का टैक्स है।
माल ए वाजिब, जैसे हम लोग कहते थे ना पहले प्राचीन काल में, सॉरी सल्तनत काल में, हक ए सर्व जो कि एक सिंचाई कर था, ऐसे ही ये माल ए वाजिब है जो कि एक भू राजस्व है ना, जो जमीन पे किसी भूमि पर एग्रीकल्चर फसल उगाने के बदले जो है भू राजस्व प्राप्त होता था, इसे माल ए वाजिब कहा जाता था। आइन ए दहसाला, ये दूसरा प्रकार का कर प्रणाली है जिसे राजा टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था मुगल काल में। आइन ए 10 साला, 10 साला का मतलब 10 सालों पर वसूल की जाने वाली है, 10 साल की जो पूरी एवरेज होगा। यही चीज बाद में जो है हमने देखा ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी अंग्रेजों के काल में, इसी ये 10 साली व्यवस्था का सुधारात्मक रूप था, इसे राजा टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था। बाद में अंग्रेजों ने भी इसे अपनाया था लेकिन नाम चेंज कर दिया था उसका। माल ए हर साला, इसे प्रत्येक साल निर्धारित की जाने वाली 10 साला व्यवस्था का 10 सालों पर जो होता था उसका उल्टा होता था, ये हर एक साल पर निकाला जाता था भूमि का, पूरे एक साल में जितने सारी उसका भू राजस्व होगा वो निकाला जाता था। शाहजहां के काल में भी 10 साला व्यवस्था दक्षिण भारत में भी लागू कर दिया था, मुर्शिद कुली खां के द्वारा इसके काल में किया गया था। आपसे ये पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को किसने लागू किया था? शाहजहां के काल में। एक और टैक्स की प्रणाली थी जिसे कनकूत प्रथा कहा जाता है, इसमें भूमि उपज के अनुमान पर आधारित लगाया जाता था, इसमें वास्तविक उपज नहीं लिया जाता था, ऐसा नहीं किया जाता था। कई बार देखिए टैक्स कितने प्रकार से, यदि आपके पास आप जो है किसान हैं और 20 कट्ठा खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार का काम है जब फसल कट जाएगी ना अगस्त सितंबर के महीने में, तब वो आपके पास आएगी और आपको कहेगी कि अब बताओ कितना तुमने 20 कट्ठे में अनाज उगाया है, वो दिखाओ, तो वो दिखाएगा, आपको तौलने को बोलेगा। यदि उसमें पता चला कि 20 कट्ठे में 10 क्विंटल अनाज हुआ तो बोलेगा 10 क्विंटल मेरा दो, 20 क्विंटल हुआ तो 10 क्विंटल 50% उसका दो। लेकिन एक अनुमान आधारित होता है, जैसे कि अब इस बार अच्छी बारिश हो रही है तो सरकार को लगा कि 10 क्विंटल में तुम्हारे आस पड़ोस के जितने इलाके हैं, या फिर पिछली साल का अनुमान लगाएगा कि पिछली साल एक कट्ठे में 1 क्विंटल हुआ था तो 10 क्विंटल में 10 कुंटा होगा, तो इतना जो होगा वो आज ही दे दो, तुम्हारे पास जो घर में होगा ना उसी में से दे दो, हम अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे या फसल होने का इंतजार नहीं करेंगे। तो किसानों को घाटा भी होता था, यदि फसल अच्छी हुई तब तो सभी वाह वाह हैं, और यदि फसल नहीं हुई तो फिर उसके जो घर में बचा हुआ था वो भी चला गया। इजारा प्रथा ये मुगल काल की नहीं थी, लेकिन अपवाद के रूप में उसके राज्य के भीतर, साम्राज्य के भीतर कभी कभी अपनाई जाती थी। खिलअत, खिलअत एक प्रकार का पोशाक होता था जो राजा महाराजा या फिर एक दूसरे के जो सामंत होते थे गिफ्ट में देते थे, काफी महंगी पोशाक है, खिलअत कहा जाता था उसे, या कभी कभी खिल्लत भी कहा जाता था, एक प्रकार का पोशाक था, महंगे पोशाक थे। इस काल की सामाजिक दशा देखिए, इससे पहले जितने भी सामाजिक दशा हमने पढ़ा था वो सारे समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ विभिन्नताएं आई। अब समाज 3 भागों में बट चुका है। एक था उच्च वर्ग जो सामंत और राजा महाराजा होते थे, दूसरा था निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, यही 3 वर्ग स्पष्ट विभाजन हो चुका था। इसका कारण यह था कि अब जो है ना हर जगह शहरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मुस्लिम जब भारत में आए थे, मुस्लिम आक्रमण हुआ था, इन लोगों ने गांव की बसाने की वजह पर शहरों पर ज्यादा ध्यान दिया था, और शहर जहां भी होंगे वहां पर जाति प्रथा कम लागू होता है। शहर पर एक मिश्रित आबादी बनती है, बगल में कोई हिंदू, बगल में मुस्लिम का घर, फिर छोटी जाति का घर, फिर बगल जाति का घर, तो शहर आज का हो या पहले का हो, है ना, हर जगह जाति व्यवस्था कम लागू होती है, वहां पर कठोरता कम होती है जाति व्यवस्था का। इस समय बहुत ज्यादा शहरों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, इसीलिए समाज अब पूरे 3 रूप में ही बढ़ चुका था, 4 के बजाय 3 में। सबसे ऊपर तो बादशाह होते थे और सामंत लोग होते थे। मध्यम वर्ग में जितने पेशेवर लोग होते हैं, शिक्षक, हकीम, है ना, दुकानदार, वास्तुकार, ये सब होते थे। और जो निचले वर्ग में होते थे, ये घरेलू काम करने वाले जो लोग हैं, किसान हैं या फिर और कोई जो निचले दर्जे के काम करते हैं, वो इसमें आता था। इस समय वस्त्र और आभूषण भी पहने जाते थे, तो ऊंचे लोग तो सभी विदेशी और इम्पोर्टेड चीज पहनते थे, लेकिन जो आमजन का है उसका क्या, तो आमजन वैसे भी गरीबी हालत में जीते थे, ठीक है। अमोद प्रमोद की चीजें बहुत सारी थी, शिकार खेलते थे, पोलो हम देख चुके हैं कि पोलो जब कुतुबुद्दीन ए वक्त आया था भारत में, उसी समय से भारत में पोलो और चौगान खेले जाने लगे थे। पशु युद्ध के साथ साथ कुश्ती और बहुत सारे चीजें हैं जो हैं किए जाते थे। लेकिन इस समय मदिरा पान, अफीम सेवन, जुए वगैरह जो है ये भी खेले जाते थे, लेकिन ये सभी चीजें उस समय केवल राज्य घराने में ही खेले जाते थे, है ना। और ये चीज जो है जहांगीर, हुमायूं और बाबर के काल में जो अफीम सेवन जैसी जो चीजें हैं, इन सभी शासकों को ये चीज की लत लगी हुई थी, इस सब का ये काफी सेवन करता था। इस समय स्त्रियों की दशा का जो है ना
काफी निम्न स्तर हो गया था, क्योंकि समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। बहु विवाह तो देख रहे हैं प्राचीन काल से ही है। यहाँ पर पर्दा प्रथा भी आ चुका था और अशिक्षा तो थी ही पहले से। लेकिन इस समय भी कुछ महिलाएं थी जो काफी शिक्षित थी, जैसे कि नूर जहां, जहां आरा, जेबू निशा, चांद बीबी, ताराबाई, है ना, मीराबाई, जितने सारे कुछ महिला फिर संत भी बनी थी। तो हम कुछ महिलाओं की अच्छी स्थिति भी देखते हैं, लेकिन जो सामान्य जन है उसका तो बुरा हाल है ही। हिंदू समाज में भी बाल विवाह, सती प्रथा जैसी जो चीजें थी पहले से ही था। विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं कराया जाता था। लेकिन इसमें जो एक और चीज थी, बहुपत्नी प्रथा, जिसे बहु प्रथा या बहु विवाह कहा जाता है, इसे बहुपत्नी प्रथा भी कह सकते हो, क्योंकि ये मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा था। एक पुरुष कई सारी पत्नी रख सकता था, लेकिन पत्नी नहीं कर सकती थी। तो ये चीजें थी। सामाजिक पतन होने लगा था। शाहजहां के बाद आते आते समाज में बहुत सारे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दुराचार, विलासिता की बोलबाला होने लगी थी। समाज में नैतिक पतन होने लगा था, है ना। 18वीं मस्जिदों तक में नैतिक पतन होने लगा था। और इन्हीं सभी चीजों के कारण जो है ना, समाज में जब देखा कि धर्म का लोप हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार या फिर नैतिक पतन हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो फिर इस समय जो साधु संत लोग थे समाज से बाहर निकले और लोगों को उपदेश देना शुरू किया था। ये इसी काल की बात है, ठीक है। तो इसीलिए हमने भक्ति आंदोलन को उस समय नहीं पढ़ाया था। यदि ये चीज अब क्लियर हो गई नहीं, तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगी कि भक्ति आंदोलन शुरू क्यों किया गया था। जब समाज में एक तरफ से आप अपने बच्चों को देखोगे कि सभी का नैतिक पतन हो रहा है, तभी ना उपदेश देने आएगा। अभी देख, अभी क्या दिक्कत है, सभी के हाथ में मोबाइल है। तभी तो आपकी जो, हम लोग, हमारी जो पीढ़ी या फिर हमारे जो बाप दादा हैं, वो क्या देखेंगे कि बच्चों का जिंदगी खराब हो रहा है, वो ग्राउंड में खेलने नहीं जा रहे हैं और अपना मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब आज के अनुसार जो है वो उपदेश देना शुरू करेंगे कि मोबाइल नहीं छोड़ो, गेम पर जो है गेम खेलना शुरू करो, गेम को प्रोत्साहन दो, है ना, स्पोर्ट्स खेलो। और स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या करेगी, कहेगी कि तुम खेल, यदि तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता तो तुम खेल हुई, तुम स्पोर्ट्स ही खेलो, और उसके बाद क्या होगा कि हम तुम्हें जॉब, नौकरी देंगे। तो अभी देख रहे हो ना, सभी सरकार समाज की क्या करती है, सुधारने के लिए, पीढ़ियों को सुधारने के लिए हर एक जिला में, जिला लेवल पर जो है खेलों की एकेडमी बनाई जा रही है। बहुत सारे सरकारी खेल शुरू किया गया। खेलो इंडिया गेम याद है कब शुरू की गई, अभी 2-4 साल 5 साल में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम, कितने वेरिएंट आ गए हैं। पहले केवल एक ही ओलंपिक का इंतजार करना पड़ता था, या फिर जो क्रिकेट जो खेल रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, इतने ही होते थे। अब खेलो इंडिया स्कूल गेम, तो सारे स्कूल लेवल पर जो 10वीं 9वीं के बच्चे हैं वो स्कूल में आपस में कंपटीशन करेंगे। और कंपटीशन में केवल क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, फुटबॉल, कबड्डी, जितने सारे खेल हैं सभी लोग उसमें खेल सकेंगे। जितने सारे एथलेटिक्स के खेल हैं वो सारे खेलेंगे, फिर वो हाई स्कूल पर जाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, समाज में नैतिक पतन हो रहा है मोबाइल देखने से, ठीक है, तो वो सभी लोग खेल के माध्यम से अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं, ठीक है, उन्हें भी नौकरी दी जाएगी, सरकार प्रोत्साहन कर रही है। इसी समय भी ऐसा ही हो रहा था, जब समाज में काफी बुराइयां आ गई थी, दुराचार बढ़ने लगे थे, दुष्कर्म होने लगे थे, तो उस समय भी समाज के जो बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों ने क्या किया था, प्रवचन देना शुरू किया। संत कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक, है ना, मीराबाई, जितने सारे आप संतों के नाम सुनेंगे, हम भक्ति आंदोलन में पूरी लिस्ट पढ़ेंगे संतों की, इन सभी संतों ने उपदेश देना शुरू किया था। तो ये सभी इसी बैकग्राउंड में शुरू किया गया था। सामाजिक प्रथाएं, ठीक है, काफी रूढ़ियां प्रचलित हो गई थी एक दूसरे धर्म को बचाने के लिए। हिंदू को लगता था कि यदि हम अपने बहू बेटियों बेटों को नहीं बचाएंगे तो इसमें मुस्लिम जो है उससे जाके शादी कर लेगा या फिर जो भी कुछ हो। तो इस तरह की रूढ़ियां आ गई थी। सभी धर्म अपने इसमें बचाने के लिए बहुत सारी सुरक्षात्मक जो है मनाने लगी थी, ठीक है। तो यही चीजें थी, ये इसकी सामाजिक प्रथाएं थी। अब हम इस काल की जो कुछ आर्थिक व्यवस्था है ये हम देखते हैं। भारत में कृषि प्रधान पहले से ही रहा है, इस काल में भी था। अकबर ने कुछ भूमि सुधार के लिए कुछ काम भी किया था, है ना। इस समय जो मुख्य फसलें थी, गन्ना, नील, कपास, तंबाकू, रेशम, ये सभी जो है ये उस समय कैश क्रॉप थे, नगद फसल थे, इससे धन निकलता था। दूसरा है सिंचाई साधनों की कमी थी। कभी कभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि से भी हमने देखा ना, अभी पूरे मुगल शासक में केवल अकबर ने ही सिंचाई के लिए कुछ प्रबंध किया था, बाकी शासक ने नहीं किया था। यहाँ पर जो है बहुत सारे अकाल महामारी जैसा प्रकोप देखने को मिलता ही था। कभी कभी बाढ़ आ गई, कभी कभी सूखा पड़ गया। और अभी तक जो है ना, हमने अभी अभी डिस्कशन किया है ना कि अकबर के शासनकाल से ही पूरे मुगल शासनकाल में जितनी सारी घटनाएं हुई थी उसका लिखित विवरण है, अभी उपलब्ध है। सभी आदेश लिखित में दिए जाते थे। उसी लिखित आदेश के आधार पर पता चला है
कि जहांगीर के साथ साथ शाहजहां के काल में ही बहुत सारे मुगल काल में अकाल पड़े थे भारत में, बहुत सारी महामारी आई थी। ठीक है, तो निराशा काफी थी इस समय। दूसरा, टैक्स का जो है अनुपात भी काफी ज्यादा था ना, आधा आधा, मतलब 100 में से 50% टैक्स ही ले लेगी तो किसान के पास क्या बचेगा, तो गरीबी में जिएंगे ही। उद्योग धंधे पहले से ही चलते आ रहे थे, कपड़ा बनाना, रंगाई करना, छपाई करना, है ना, ये सब पहले ही थे। उस समय कुछ जो है प्रमुख उद्योग के केंद्र बनने शुरू हो गए थे मुगल काल में, जैसे बंगाल, बिहार और गुजरात की जो कुछ चीजें हैं, ये सभी केंद्र, औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। इन सभी के अलावा जो है अंतर प्रांतीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार जिसे कहते हैं, वो भी काफी फेमस हो गया था। इस समय बहुत व्यापारिक नगर हो गए थे, जैसे लाहौर, आगरा, पटना, बनारस, अहमदाबाद और बांग्लादेश का ढाका, ये सभी बड़े बड़े व्यापारिक नगर हुआ करते थे। आज भी वो राजधानी है, ये उसी समय डेवलप हुई थी। इस समय जो व्यापारी वर्ग थे, जो व्यापार करते थे सबसे ज्यादा, उसमें था जैन, बोहरा समुदाय, ओसवाल, अग्रवाल और चट्टी। ये आज भी व्यापारी वर्ग हैं और अपने आप को एक टाइटल बना लिया है ना, ओसवाल, अग्रवाल, चट्टी, ये सभी इसी वर्ग में पैदा हुए थे। जल के साथ साथ थल से दोनों तरह से व्यापार किया जाता था। सड़कों की सुरक्षा, चूंकि व्यापार की रीढ़ होती है वो सड़क व्यवस्था, संचार तंत्र, इसीलिए इसकी काफी उत्तम व्यवस्था की जाती थी। विदेशी व्यापार भी होता था और ये जल मार्ग के साथ साथ थल मार्ग दोनों माध्यम से होता था। स्थल मार्ग में देखें तो ये लाहौर, काबुल और मुल्तान, कंधार होते हुए ये रास्ता था, और यहीं से होकर खैबर दर्रे, बोलन दर्रे और गोलन दर्रे जो कहा था, यही वो रास्ता था जिससे आक्रमणकारी भी आते थे और भारत का और विदेशी व्यापार भी होता था थल मार्ग से। और यदि जल मार्ग से बात करें तो इस समय बहुत सारे बंदरगाह थे। सूरत बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, गोवा था, कोचीन था, मछलीपत्तनम, सतनाम, ये सभी इस समय के व्यापार के केंद्र थे। मुगल काल में जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी, सूती वस्त्र, रेशम, नील, अफीम, काली मिर्च और बिलास की जो वस्तुएं थी, रेशम या फिर मेकअप या फिर मदिरा या फिर जो भी कुछ चीजें हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये बिलास की वस्तुएं मानी जाती थी। वहां से आयात की जाने वाली जो वस्तुएं थी उसमें सोना, चांदी, तांबा और सबसे ज्यादा संख्या में घोड़े मंगाए जाते थे। तो यही सभी चीजें थी जो आयात की, तो निर्यात और आयात की चीजें थी यहाँ पर। मुगल काल की धार्मिक स्थिति हमने देख लिया था। जब तक अकबर था तब तक उसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी, यानी सभी धर्म संभाव की नीति अपनाई थी, सभी धर्मों को आदर देने की कोशिश की थी। उसका जो उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर, उसने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया था, लेकिन शाहजहां के बाद से कट्टरता शुरू हुई थी। लेकिन बाद में देखते हैं कि ये औरंगजेब के काल में एकदम चरम पर पहुंच गया था और उसी कट्टरपन के कारण इस साम्राज्य का विनाश हो गया था। मुस्लिम समुदाय में भी ये चीज जो था काफी बटा हुआ था, शिया सुन्नी आपस में लड़ते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। लेकिन इन सभी चीजों के पास एक अच्छी चीज भी थी। हिंदुओं का जैसे मंदिर होता है, मुसलमानों का जैसे मस्जिद होता है, ईसाइयों का गिरजाघर होता है, तो कोई एक ऐसा चीज भी था इस समय जहां पर सभी लोग जाते थे, वो थे सूफी संत के मकबरे, मजार, है ना, जहां पर सभी लोग जाते थे। सभी धर्म, हिंदू और मुसलमान हो, सभी धर्म जाते थे इस पर। ठीक है, इस समय एक एक नया धर्म भी डेवलप हुआ था, सिख धर्म कहा जाता है, इसका जन्म इसी समय हुआ था। यदि हम पहले सल्तनत काल के बाद यदि पढ़ लेते हैं ना हम लोग भक्ति आंदोलन, तो इनको स्किप करना पड़ता, क्योंकि इसका जो है बाद में ये अब आया ना बाबर के समय में। ठीक है, ये हमने देखा था ना कि गुरु नानक जो है किसके समकालीन है, बाबर के समकालीन है ना, तो ये हम उसी वहां नहीं पढ़ पाते, लेकिन अब जब हम यदि यहाँ पर पढ़ेंगे तो काफी ठीक रहेगा। तो मुगलों का सिख धर्म के साथ काफी पुराना जो है दुश्मनी रहा है। जितने सारे सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इसकी हत्या करवा दी थी। जो तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह थे इसके भी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, तो काफी पुराना दुश्मनी था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये काफी निष्क्रिय अवस्था में थी, मरने के अपने कगार पर पहुंच चुका था, भारत से विलुप्त होने के कगार पर यह पहुंच चुका था। धार्मिक कट्टरतापन जो है अकबर के काल में काफी उदार था, लेकिन बाद के हम देखते हैं ना कि जहां पर जैसे आगे बढ़ा औरंगजेब के शासनकाल आते आते ये काफी कट्टर पर इतना ज्यादा चलने लगा था कि देश में चुन चुन के हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने लगा था। ठीक है, इसकी इस काल की जो स्थापत्य कला और संस्कृति है, स्थापत्य कला हम पहले से ही देखते आ चुके हैं कि भारत में हुमायूं का मकबरा, इसमें पहली बार चारबाग शैली का उपयोग किया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था जब गुजरात विजय कर लिया था उसने, उसी की जीत के उपलक्ष्य में। इसने इलाही स्थापत्य कला को भी जो है प्रमोट किया था। शाहजहां के काल को इस जो है स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसने ताजमहल के साथ साथ लाल किला और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। इस काल में फारसी के साथ साथ तुर्की और भारतीय शैली का मिश्रण हुआ था, तीनों के साथ एक संयुक्त एक नई शैली विकसित हुई थी। इस काल में चित्रकला भी काफी विकास हुआ था।
इस काल के जो प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल समद, मीर सैयद अली, बशावंत, दसवंत और मनोहर, ये सभी इस काल के चित्रकार थे। इस समय जितने भी चित्र बनाए गए थे वो सभी राजसी जीवन यानी कि राज दरबार की जो जीवन होती है, राजा, उसकी महारानियां वार्ता करते हुए, राजा के मीटिंग करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर थी। युद्ध, प्रेम, पौराणिक कथाएं, कभी कभी जो है इस सब का भी चित्र बनाया जाता था, युद्ध करते हुए आपसी प्रेम का चित्र, तो ये सभी चित्र दिखाए जाते थे। कहा जाता है कि जो है चित्रकारा के क्षेत्र में जहांगीर का जो काल है इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्रकार इसी के दरबार में थे, सब पेंटिंग का काफी विकास हुआ था इसके काल में। अकबर के काल में दरबार जो है उनके संगीत विद्वानों से काफी भरा हुआ था। तानसेन, बैजू बाबरा, बैंगसा, ये सभी अकबर के संगीतकार थे, है ना। इस काल में बहुत सारे संगीत का भी विकास हुआ था, संगीत वाद्य यंत्रों का भी, वीणा, सितार, तबला, ये सभी इस काल में डेवलप हुए थे। अगला है साहित्य। इस काल में बाबरनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा, ये सभी, इन सभी ग्रंथों की रचना इसी समय की गई थी। इस समय के जो लेखक हैं बदायूनी, अबुल फजल, फरिश्ता, ये सभी। और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य में भी भक्ति आंदोलन के जितने सारे संत थे हिंदी में अपने अपने प्रवचन देने शुरू किए थे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीर, है ना। इस समय उर्दू भाषा का भी विकास हुआ था दिल्ली और लखनऊ के आसपास के एरिया में, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में मकतब और मदरसे जो है मुस्लिम शिक्षा के संस्थान थे, और जो धार्मिक धर्मशास्त्र की जो शिक्षा दी जाती थी वो तो गुरुकुल था ही हिंदुओं का, वहां पर शिक्षा दी जाती थी। तो कुल मिला के जो है यहाँ पर ये हमारा इसके जो जितने सारे डायमेंशन थे हम लोगों ने आज क्लियर कर लिए हैं मुगल काल के। कल के सेशन में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि हमारा भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाए, और कल यदि भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाएगा हमारा तो एक सेशन लाऊंगा जिसमें मराठा साम्राज्य जो है फिनिश कर दूंगा। अब केवल मराठा साम्राज्य बचा हुआ है। यदि पॉसिबल हुआ तो अगले सेशन में हम मराठा साम्राज्य के साथ साथ भक्ति आंदोलन को भी समाप्त कर दूं, और नहीं तो फिर अलग अलग सेशन लेना पड़े, ठीक है। तो सभी लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।